हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी। दोस्तों, आपकी परीक्षा की तैयारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। दोस्तों, आज ये प्रैक्टिस सेट है पर्यावरण का, वो भी तीसरा है। आइए हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। एल फैब्रे ने दिया था, ब्रूंज ने दिया था, कार्ल सावर ने दिया था या फिर ब्लारा ने दिया था। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाता है एल फैब्रे। और अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, संभववादी जो अवधारणा है इसको देने वाले तो ये एल फैब्रे थे, लेकिन इनकी धारणा से जो थे वो सहमत और भी कई लोग थे, जिसमें विडाल, डी लॉवलॉस, ब्रोंज, ईसा बेमेल, कार्ल सावर आदि लोग जो थे भूगोलवेत्ता, उन्होंने भी इस प्रकार से माना कि ये जो संभववाद है ये प्रकृति के लिए ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मनुष्य ने पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हुए प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है और इसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। इसी धारणा को कहा गया है संभववाद। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति के संदर्भ में रुको और जाओ की नीति अपनाने के लिए किसने कहा। ग्रिफिथ एवं OH के स्पेट ने कहा, हमबोल्ट ने कहा, रेटलेल ने कहा या फिर कार्ल रिटर ने कहा। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है ग्रिफिथ एवं OH के स्पेट ने कहा, जो कि भूगोलवेत्ता थे दोनों लोग। और उन्होंने कहा प्रकृति का अत्यधिक दोहन जो है वो भविष्य में हमारे लिए अत्यंत ही विनाशकारी हो सकता है। प्रकृति की अपनी सुंदरता है, उसकी मर्यादाएं हैं। आप ठहरिए उनके पास, उनको समझिए, उनको देखिए और उनका सिर्फ उतना ही उपयोग करिए जितना आपके लिए आवश्यक है। सिर्फ उपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सतत अथवा स्थायी विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। UNO ने किया था, WHO ने किया था, WCED ने किया था या फिर IUCN ने किया था। आपको बताना है किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है कि IUCN ने किया था। IUCN का फुल फॉर्म जो है वो हो जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, धारणी या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे। धारणी विकास, जिसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, तो उसके संस्थापक या प्रतिपादक कौन थे। हमबोल्ट थे, ब्रटलैंड थे, रिटर थे या फिर ब्रास थे। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाता है ब्रटलैंड, जिन्होंने कि 1987 में इस अवधारणा की स्थापना की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है। देहरादून में है, कानपुर में है, रायपुर में है या फिर नागपुर में है। दोस्तों, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा नागपुर में। आपको पता ही है कानपुर आपको जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और रायपुर में ही आपका आता है भिलाई, जहाँ पर स्टील का प्लांट लगा हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी। आपको बताना 1953 में की गई, 85 में की गई, 82 में की गई या फिर 87 में की गई। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है 1987। 1987 में इस विभाग की स्थापना की गई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम पहली बार किसने किया। ये क्वेश्चन आपसे ऊपर पूछा जा चुका है तो आपको आता ही होगा। इसका जवाब है IUCN ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई। 1982 में, 1987 में, 1974 में या फिर 1953 में। इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है 1982 में। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किसे प्रदान की गई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को, जोहान्स वर्ग सम्मेलन 2002 को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है आपका जोहान्स वर्ग सम्मेलन 2002। इसी को कहा गया द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है दोस्तों,
इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, क्योंकि यह सम्मेलन भी उसी से संबंधित है। सतत विकास की इस अवधारणा में पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखना, इस बात पर भी ध्यान देना ही धारणीय या सतत विकास है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, धारणीय विकास में कौन सा क्षेत्र नहीं है? जल और ऊर्जा नहीं है, कि स्वास्थ्य एवं कृषि नहीं है, कि भूस्खलन नहीं है, कि जैव विविधता नहीं है। आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन को पढ़कर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर जो है भूस्खलन कभी भी किसी भी विकास का भाग नहीं हो सकता है, जबकि जल और ऊर्जा इसके भाग हैं, स्वास्थ्य एवं कृषि है और जैव विविधता है। उपरोक्त पांचों सही हो जाते हैं और ये गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान के नाम से जाना जाता है, ग्रीन मफलर के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, या फिर सभी? इसका जो सही जवाब है वो जाता है छाता विधान। जिस प्रकार से बरसात से हमारी रक्षा छाता करता है, उसी प्रकार से यह अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा करेगा, इसलिए इसका नाम है छाता विधान। और ग्रीन मफलर आप जानते ही होंगे, सड़क के किनारे किनारे अनेक प्रकार के वृक्ष लगाए जाते हैं ताकि ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सके, उसे ही ग्रीन मफलर कहा जाता है। और पृथ्वी सम्मेलन के बारे में आप जानते ही हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, Rio+5 या पृथ्वी सम्मेलन 5 कब और कहाँ आयोजित हुआ था? दोस्तों, न्यूयॉर्क में हुआ था, ये तो सब जानते हैं, और 1997 में हुआ था, ये भी सबको पता होता है। लेकिन डेट आपको हमेशा कंफर्म नहीं हो पाती है कब है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग वाले दे दिए हैं ताकि आप इस पर विशेष ध्यान दें और आपको ये प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए याद हो। आपको बताना है कि 23 से 27 मई के बीच में हुआ था, या 23 से 27 जून के बीच में हुआ था, 23 से 27 अगस्त के बीच में हुआ था, या फिर 23 से 27 अप्रैल के बीच में हुआ था। सन और स्थान का नाम तो आपको याद ही होगा, अब आपको डेट बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाता है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में 23 से 27 जून के बीच 1997 ईस्वी में हुआ था। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2012 के Rio20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक निम्न में से क्या था? तो घोषणा पत्र था, उसका शीर्षक था सेव आवर अर्थ, वाटर इज आवर लाइफ, द फ्यूचर वी वांट, सेव आवर इन्वायरमेंट। इसका जो थॉट था, जो घोषणा पत्र का शीर्षक था, वो था द फ्यूचर वी वांट। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण से संबंधित 3E में क्या शामिल नहीं है? आपको इस नहीं वाले बिंदु पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि जब हम परीक्षा में जाते हैं और हमने यहाँ देखा पर्यावरण संबंधित 3E और पहला ऑप्शन टिक कर दिया, बाद में सोचा अरे ये तो गलत हो गया। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। आपको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और 2 बार पढ़ना है, ताकि आपको समझ में आ जाए। आप किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी या जल्दबाजी में किसी प्रश्न का उत्तर ना दें, ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। पहला ऑप्शन जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, दूसरा है इकोलॉजिकल बैलेंस, और तीसरा है इकोनॉमिक इफिशियंसी, और चौथा है इकोलॉजी। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका हो जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है वो इसका अंग नहीं है, 3E में नहीं आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? दोस्तों, विकास का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसमें संख्या मानी गई। कितने आधार पर आप मानेंगे कि यहाँ पर विकास हो चुका है? जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, चिकित्सा हो गया, जल हो गया, इन सभी को मिलाकर इस प्रकार के 17 क्षेत्र हैं। उन सभी क्षेत्रों में विकास होने के बाद ही माना जाएगा कि यह कोई भी देश विकसित है। और तो आपको जानना होगा इसकी संख्या जो है वो 17 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सतत विकास लक्ष्य हासिल करने की दिशा में कौन सा देश सबसे आगे है? यानी कौन सा देश सबसे पहले इस लक्ष्य को हासिल कर लिया था? डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, या फिर स्वीडन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है जो हो जाता है वो स्वीडन। स्वीडन आपका जो पहले नंबर पर था जिसने इस लक्ष्य को हासिल किया, दूसरे नंबर पर डेनमार्क था, और तीसरे नंबर पर था फिनलैंड, और चौथे नंबर पर था आपका नॉर्वे, और पंचम स्थान पर था चेक गणराज्य। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती? यहाँ पर यह ऑप्शन गलत है, इसे आप समझ लीजिए कि कोई नहीं डाल दीजिए यहाँ पर। ठीक है, कोई नहीं। आपको इन्हीं तीनों में से बताना है कौन सा है। खाद्य श्रृंखला,
खाद्य श्रृंखला, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी, जैव भू रासायनिक चक्र, इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है मानव प्रेरित पारिस्थितिकी। दोस्तों यहाँ नाम से ही स्पष्ट है मानव प्रेरित, तब यह प्राकृतिक व्यवस्था से कैसे संचालित हो सकती है? मानव लगा हुआ है, इसका मतलब आपको शब्दों से ही विशेष ध्यान देना चाहिए कि मानव है तो मानव ही इसे कंट्रोल में करेगा, प्रकृति कैसे कंट्रोल कर पाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो सतत विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा? 2035 तक, 2033 तक, 2030 तक या फिर 2025 तक? दोस्तों हम सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक पूरा कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? आपको देखना है भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज और बस्तियाँ, चारों में से कौन सा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बस्तियाँ। आपको सोचना चाहिए ये भौतिक नहीं है, ये तो मानवीय है। भूमि के रूप में जो भूमि है वो प्रकृति प्रदत्त है, मिट्टियाँ भी प्रकृति से ही है, खनिज भी प्रकृति से ही है। ये बस्ती जो है वो मानव निर्मित है, इसलिए भौतिक तत्व या भौतिक वातावरण में नहीं शामिल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग। ये प्रश्न भी आप ध्यान से पढ़िए, आपको इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो है वातानुकूलन। दोस्तों वातानुकूलन कभी भी पर्यावरण के लिए सुरक्षित नहीं है, उसके उपयोग से पर्यावरण को सुरक्षा नहीं मिलती बल्कि उससे हानि होती है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन जो कि आपको मिलेगा अगले प्रैक्टिस सेट में। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने प्रश्नों को अच्छे से याद करिए ताकि आपके परीक्षा की तैयारी और अच्छी हो सके। दोस्तों मैं अगले वीडियोज़ यानी जितने भी आने वाले वीडियोज में सब में इससे अच्छा क्वेश्चन लाने का आपके लिए प्रयास करूंगी जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, अपना सहयोग और प्यार बनाए रखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।